Okay, so let's move on to our next problem. The next problem देखते हैं. So problem क्या कह रहा है? Problem is saying that continuity equation deals with the law of conservation of. तो continuity equation जैसे पहले हमने explain किया था कि अगर एक पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, राइट, सेक्शन इज 2 सो जितना मास यहाँ से एंटर करेगा उतना ही मास यहाँ से लीव करेगा अगर ये पाइप पहले से फुल है तो, ठीक है. सो जितना मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड यहाँ से एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है, सेक्शन 2 से. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंटिन्यूटी इक्वेशन किससे डील करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है. नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. contour map with higher value inside the loop shows what, ठीक है. सो एक कंटूर मैंने ड्रॉ करके रखा है. तो सपोज ये कंटूर है, कंटूर लाइंस है. कंटूर लाइंस क्या होते हैं? शोज इक्वल एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल, ठीक है. तो सपोज ये जितने भी पॉइंट्स हैं प्लॉटेड हैं इस लाइन पे, उन सारे का एलिवेशन 450 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल. इनका 450, इस लाइन का, कंटूर लाइन का 452, इसका 454, इसका 456. तो ये क्या शो कर रहा है कि प्रोग्रेसिवली अंदर की तरफ जाते हुए, सेंटर की तरफ जाते हुए जो एलिवेशन है ग्राउंड लेवल का इंक्रीज हो रहा है. तो वो क्या शो करेगा? हिल शो करेगा, राइट. और अगर यही डिक्रीज होता जाता, 450 होता, 448 हो जाता, 446 हो जाता, 444 हो जाता, तो ये क्या शो करता? वैली, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. So the next question says is which of the following methods of plane table survey is a 3-point problem? So I've written something about it. So 3-point problem जो होता है वो क्या होता है? वो रिसेक्शन होता है. हम प्लेन टेबल सर्वे में करते हैं. इसमें क्या करते हैं? लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑन द प्लान ऑफ द सेक्शन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमें नहीं पता है, बट 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स का पोजीशन पता है हमें, ठीक है. जो प्लॉटेड है प्लान पे उनका पोजीशन हमें ग्राउंड पे पता है, बट प्लेन टेबल कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई किया था वो नहीं पता है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रिसेक्शन मेथड या 3 पॉइंट प्रॉब्लम यूज करते हैं. सो करेक्ट आंसर विल बी रिसेक्शन, राइट, रिसेक्शन. Now moving on to our next question. So next question says plane table survey में पेग किसके लिए यूज होता है? पेग इज यूज फॉर मार्किंग द पॉइंट, ठीक है. किसी भी सर्वे में पेग मार्किंग के लिए यूज होता है ऑब्वियसली. Even in plane table we can use it for marking the station as well, okay. Marking for centering also, ठीक है. For centering also we use peg. So both A and B will be correct, okay. So 66C. Then moving on to our next question. The next question says analectic lens is A, okay. Analectic lens, so इसका definition मैंने लिख रखा है. The definition says that analectic lens is a additional convex lens. It is provided between eyepiece and object from object glass at a fixed distance known as analectic lens, ठीक है. Analectic lens to make addition constant as 0, okay. तो एक इक्वेशन हम यूज करते हैं टैक्योमेट्री में वो क्या होता है? D इज इक्वल टू के एस प्लस सी. ये इसमें C क्या है? एडिटिव कांस्टेंट है, और K क्या है? ये है मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट. सो एनालिटिक लेंस के केस में क्या हो जाता है? एनालिटिक लेंस के केस में ये 0 हो जाता है, राइट. So this becomes 0 in case of analectic lens. So moving on to our options. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? convex lens. Moving on to our next question. तो यहाँ पे पूछा है direct quantitative measure of consistency of soil. So direct quantitative measure क्या किससे रिप्रेजेंट होता है? UCS से, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसमें कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगाते पानी के थ्रू, बस एक एक्सियल लोड लगाते हैं और उसके हेल्प से हम ये अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं. तो एक डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर है कंसिस्टेंसी का, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुली सबमर्ज्ड बॉडी है,
और होमोजीनियस कॉम्पोजिशन है, मतलब मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वहीं पे एक ऐसा कोई बॉडी हो, ऐसा कोई पत्थर है अगर, ठीक है, जिसमें मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे मास बिल्कुल कम है, इस सेक्शन में बिल्कुल कम है, बट इस सेक्शन में मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक होमोजेनियस बॉडी नहीं है, ठीक है। तो होमोजेनियस बॉडी मैंने ड्रॉ करके रखी है। एक सपोज अगर एक सॉलिड सिलेंडर है अगर, और वो सबमर्ज है वाटर लेवल के नीचे, वाटर लेवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो वाटर लेवल के नीचे अगर एक सॉलिड सिलेंडर सबमर्ज है, सो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी है, कोइंसाइड करेगा। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स। ओके, सो आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। सो लेट्स सी, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, अपने डिटेल कोर्स में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एम ओ आर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E। ओके, सो एम ओ आर इज इक्वल टू प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। तो इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द undisturbed shear strength and remolded shear strength. Okay, so undisturbed shear strength and remolded shear strength, तो इसको हम कहेंगे अगर इसको ओरिजिनली कहें तो क्लियरली, बहुत क्लियरली ये रिमोल्डिंग लॉस होगा, रिमोल्डिंग लॉस कहा जाएगा इसको, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस की जगह अगर ये रेशियो मेंशन होता, रेशियो बिटवीन अनडिस्टर्ब्ड शेयर स्ट्रेंथ रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ, तो सेंसिटिविटी हो जाता। सो इस प्रॉब्लम में एरर है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर एरर है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। So moving on to our next problem. What the next problem is? Next problem says water content of the soil which represents the boundary between plastic and liquid states is known as. So ये Atterberg limit है, Atterberg limits का एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करके रखा है मैंने, जिसमें सपोज ये श्रिंकेज लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट पे जो वॉल्यूम होगा, ड्राई वॉल्यूम होगा इक्वल टू VD। प्लास्टिक लिमिट है, इस पे वॉल्यूम होगा सॉइल का, VP होगा, और लिक्विड लिमिट है, इस पे वॉल्यूम VL होगा, ठीक है। सो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा का वाटर कंटेंट है तो ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में प्लास्टिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट बीच में सेमी सॉलिड स्टेज को, और श्रिंकेज लिमिट से कम पे सॉलिड हो जाता, सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, प्रॉब्लम पूछ रखा है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट्स दी बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट। सो यू कैन सी प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं, लिक्विड लिमिट। आंसर इज बी, ठीक है, आंसर बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं तुरंत। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द स्टडी फ्लो इज द कंडीशन व्हेन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट चेंज ओवर टाइम एट। सो स्टडी फ्लो की डेफिनेशन ही होती है फॉर अ फिक्स पॉइंट इन स्पेस, फॉर अ फिक्स पॉइंट इन स्पेस, फिक्स पॉइंट इन स्पेस। सो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं, सपोज फ्लूइड प्रॉपर्टीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस टाइम, और ये जीरो हो जाता है, मतलब कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एट एनी फिक्स पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा स्टेडी फ्लो। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है फ्रिक्शन फैक्टर इन फ्लो थ्रू पाइप इज डिपेंडेंट ऑन। सो फ्रिक्शन, इसको हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। इसमें हम कह जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, जो इन लैमिनार फ्लो, ठीक है, एक फ्लो होता है लैमिनार फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, laminar flow, the friction factor depends only upon the Reynolds number RE of the flow, and is independent of the contact surface, right। contact surface रफ है स्मूथ है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, contact surface रफ है स्मूथ है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट।
बट सो इस केस में एफ क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फैक्टर हो जाएगा 64/r। ये एक्सप्रेशन है फॉर लैमिनार फ्लो, इन लैमिनार फ्लो फॉर फ्रिक्शन फैक्टर, राइट। नाउ अगर फ्रिक्शन फैक्टर को ट्रांजिशन फ्लो में हम देखें, सो इट इज़ अ फंक्शन दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन बोथ रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस, द रफनेस कंडीशन ऑफ द पाइप, ठीक है। वाइल इन टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर बस रिलेटिव रफनेस पे डिपेंड करता है। सो इस केस में कोई फ्लो नहीं दे रखा है तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट वन लेके चलेंगे, तो दोनों को ट्रांजिशन मान के चलेंगे और आंसर सी कंसिडर करेंगे, राइट। आंसर कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी। ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, the minimum number of reference points needed to locate a point in surveying। so ये तो हमारा second principle of survey है, second principle of survey है, second principle of survey है। सो दो पॉइंट्स होंगे, लोकेटिंग अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, सैग करेक्शन। सैग करेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज ये चेन है, एक रफ ड्राइंग है। सो चेन है, अगर एक कोई पॉइंट हमने एक सेक्शन कंसिडर किया जहाँ पे जो स्ट्रेट चेन से लेंथ आ रही थी, डिस्टेंस आ रहा था स्टार्टिंग सेक्शन से, वो था 10 मीटर। सपोज यहाँ से हम मेजर नहीं करते, इसके सेंटर से मिलता है, इसके सेंटर से रफली इसके सेंटर से निकालते हैं, तो 10 मीटर आ रहा था। और अगर ये सैग हो गई, अगर झूल गई, ठीक है, तो सैग हो गई, झूल गई, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे था तो यहाँ पे कम 10 मीटर ही आ रहा था। अगर ये सैग हो गया, झूल गया, तो ज़्यादा डिस्टेंस शो करेगा, 12 मीटर का शो करेगा, ठीक है। तो उस केस में जो एरर होगा +2 मीटर का आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू -2 वैल्यू, ठीक है। और जो करेक्शन होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, -2 मीटर, नेगेटिव हो जाएगा। सो सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लेट्स सी। Next problem is talking about overturning of vehicle on a curve can be avoided by providing, okay, so overturning can be avoided। so in concept में कर्व पे वैसे तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड ओवरटर्निंग, बट सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए, सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जो कर्व होता है, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा लो रोड जो होता है वो आउटर एज पे उठा हुआ होता है, ठीक है, और सो दैट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसको काउंटर एक्ट कर सकें। सो सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन कर्व यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, सपोज एक कर्व है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और एक स्ट्रेट पोर्शन है, स्ट्रेट पोर्शन से कर्व पोर्शन पे जाने के लिए बीच में हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो ग्रेजुअली इस यहाँ पे सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, ई का। सो ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए और कर्व को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सपोज स्ट्रेट पोर्शन में रेडियस इन्फिनिटी है और कर्व पोर्शन पे रेडियस r है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जो सडन जर्क, सपोज स्ट्रेट जा रहे थे और सीधे कर्व आ जाए, अगर यहाँ पे सडन जर्क आएगा, बट अगर हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो सडन जर्क को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, वी कैन प्रोवाइड कंफर्ट टू द पैसेंजर्स। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिशन कर्व, राइट, ट्रांजिशन कर्व, डी ऑप्शन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कहाँ पे एक्ट करेगा, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट्स थ्रू अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। इसको हम डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है, इन द सर्वेयर्स कंपास ग्रेजुएशन इज मार्क्ड इन। तो सर्वेयर्स कंपास में ग्रेजुएशन किस में मार्क करते हैं, ग्रेजुएशन क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग में मार्क करते हैं, जबकि इन्वर्टेड मैनर में रीडिंग हो और WCB में रीडिंग जो होती है वो प्रिज्मेटिक कंपास में होती है, राइट। सो सर्वेयर्स कंपास ग्रेजुएशन इज मार्क्ड इन क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग, ओके, क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग। Moving on to our next problem, north 30 degree east, north 30 degree east। तो इसमें क्या कह रहा है, north 30 degree east कह रहा है,
सो क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर ऐसा है जो नॉमेनक्लेचर की वजह से, अगर सिर्फ 30 डिग्री बोलता तो ये क्यूबी हो जाता, ये डब्ल्यू सी बी हो जाता, लेकिन नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट बोलने की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग, जो कि हम अभी हमने पढ़ा सर्वेस कंपास से हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो रिड्यूस बियरिंग इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में इज अ ब्रांच ऑफ, तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं किसी पॉइंट पे, वहाँ से स्टाफ को देखते हैं, स्टाफ का हाइट मेजर हो जाता है, जिस पॉइंट पे हमारी रेज जो है अटैक करती हैं, स्ट्राइक करती हैं स्टाफ पे, एच मिल जाता है और थीटा पता चल जाता है। सो उससे हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। सो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग होता है ये। तो यहाँ पे हमने एंगल के हेल्प से डिस्टेंस मेजर किया, सो दिस इज एंगुलर सर्वेइंग, ओके। तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज अ ब्रांच ऑफ एंगुलर सर्वेइंग। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्लानीमीटर में क्या करते हैं हम, प्लानीमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ अ प्लांट ड्रॉन ऑन पीस ऑफ पेपर, ठीक है, एरिया ऑफ प्लांट ड्रॉ करते हैं, प्लांट ड्रॉन ऑन पेपर, ड्रॉन ऑन पेपर, ठीक है। तो पेपर पे जो प्लान होता है, जैसे हमारे घर का प्लान है, अगर उसका एरिया मेजर करना है तो हम प्लानीमीटर का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे अगर ये प्लान लिखा है, अगर कोई मिस्टेक है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक, तो सी ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज डी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ लॉटफुल वन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो permeability of a soil is, okay, so there is an expression in soil mechanics we study in the permeability chapter. So it is 200 e square de square, okay. If d remains constant, that is size of the particles remain constant, so k is directly proportional to e square, ठीक है। so k directly proportional हो जाएगा e square के, so correct option क्या हो जाएगा, directly proportional to square of the void ratio, so answer will be b, correct answer will be b, okay। moving on to our next problem। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल डिफरेंस इन पाइल्स एंड पियर्स इज डिपेंडेंट ऑन, प्रिंसिपल डिफरेंस इन पाइल्स एंड पियर्स इज डिपेंडेंट ऑन। सो जो पाइल्स होता है, जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टीज होती हैं, उनमें पाइल्स हम जनरली यूज़ करते हैं अगर जो बेयरिंग स्ट्रेटा, जो हार्ड बेयरिंग स्ट्रेटा जो है सॉइल का, वो बहुत नीचे है। सो पाइल्स हम यूज़ करते हैं, तो उनको ड्राइव करते हैं पहले से बना के बाहर फैक्ट्री में, फिर उसको ले जाके साइट पे हमारी ड्राइव करते हैं, ठीक है। जबकि जो पियर्स होते हैं, आपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन देखा होगा, ओवर ब्रिजेस में जो फाउंडेशन होता है वो पियर फाउंडेशन होता है। सो पियर्स में क्या करते हैं, पियर्स को हम वहीं पे कास्ट करते हैं, पहले एक पिट खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, और वहाँ पे रिइंफोर्समेंट का बाइंड करते हैं, रिइंफोर्समेंट को, रिइंफोर्समेंट लगा के उसके बाद फिर इसमें कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करके और ये पियर बन जाता है, ठीक है। सो पियर, इनमें क्या डिफरेंस क्या होगा, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन में और इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ऑन दी लोड कैरिंग कैपेसिटी, ओके। सो पाइल्स क्या होगा, पाइल्स ड्रिवन है, तो फ्रिक्शनल से भी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी मिलेगा सॉइल से, ठीक है। सो स्किन फ्रिक्शन से भी लोड को कैरी करेगा, स्किन फ्रिक्शन की हेल्प से भी लोड को कैरी करेगा जो हमारा पाइल है। बट जो पियर है जो उसमें स्किन फ्रिक्शन से लोड कैरी नहीं होगा, सिर्फ बियरिंग एक्शन से, इसमें नो स्किन फ्रिक्शन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेपर डिस्कशन, and one important information is that from July 1 we are going to have a detailed course, okay। so please इसको ज्वाइन करो, इस कोर्स को, सो दैट जो भी हमने अभी इस पेपर में डिस्कस किया है उसको और डिटेल मैनर में करें, और एक गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर बने, जल्दी से जल्दी एक जॉब सिक्योर करें, ठीक है, गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर बने। let's crack all your exams of PSC and whichever exam you're targeting, okay। Thanks all.